नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। उजड़ी सल्तनत के सुल्तान, इस वक्त ये नाम कांग्रेस के लिए काफी कुछ कह जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी के संकट मोचक 10 जनपद के सबसे बड़े सिपहसालार अहमद पटेल के लिए राज्यसभा में एंट्री बेहद कठिन हो गई है। यानी कांग्रेस पर एक के बाद एक जोर के झटकों का सिलसिला जारी है और एक झटका खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने दिया है। जयराम रमेश ने पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा है कि कांग्रेस नहीं बदली तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा और कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, सल्तनत तो चली गई पर सुल्तानों वाला रवैया नहीं बदला। सवाल यह है कि जयराम रमेश किसके रवैये पर सवाल उठा रहे हैं? क्या उनका निशाना सीधे पार्टी आलाकमान या साफ शब्दों में कहें तो 10 जनपद पर है? और क्या वाकई खतरे में आ गया है देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी का अस्तित्व? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, उजड़ती सल्तनत के सुल्तान। शाहजादे कहते हैं कि गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है। सल्तनत चली गई पर सुल्तानों वाला रवैया नहीं बदला। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस नहीं बदली तो पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा। यह बयान किसी विरोधी का होता तो कांग्रेस अब तक सियासत की कई परतें उतार चुकी होती, लेकिन अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश का यह बयान कांग्रेस को आईना दिखा रहा है। हालांकि खुद जयराम रमेश से जब खुलकर इस पर सवाल हुआ तो वो बिना कुछ कहे चलते बने। सर उस पे बस बता दीजिए ना जयराम सर। अच्छा सुन लीजिए, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, ऐसे मत कीजिए सर। अब मैं आशा करूंगा कि इन्होंने बात कही है, बहादुरी से कही है और साफ बात करनी चाहिए। जितने भी दस्तावेज कांग्रेस के महत्वपूर्ण बनते हैं, कहा जाता है कि वो जयराम रमेश जी ही लिखते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में हैं और मैं आशा करूंगा कि आज के बाद जिन चीजों की बात आप कर रहे हैं उसमें आप लगेंगे भी। उनका भावार्थ सर ये भी था कि सल्तनत चली गई लेकिन सुल्तान बने हुए हैं। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो एक गुलाम हूँ। श्री जयराम रमेश के वक्तव्य से मेरी 100% सहमति है। शहंशाह की तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी व्यवहार कर रहे हैं। ये वही जयराम रमेश हैं जो 2014 में कांग्रेस को हाथी और बीजेपी को लोमड़ी कहते थे। Congress party is a giant elephant, giant elephant. It moves slowly. BJP is a jackal. अब ये कांग्रेस के अस्तित्व का ही तो संकट है कि थोक के भाव में कई दिग्गज नेता पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। हर नाम गिनवाना संभव नहीं, लेकिन कुछ नामों की झांकी देख लीजिए। शंकर सिंह वाघेला, SM कृष्णा, रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, जयंती नटराजन, हेमंत विश्व शर्मा, अरविंदर सिंह लवली। गुजरात में भी पार्टी का संकट किसी से छुपा नहीं है। 44 विधायकों को कर्नाटक के एक रिजॉर्ट में इसलिए भेजना पड़ा ताकि कहीं ये पाला न बदल लें। और इसी बीच आपको अमेठी का नजारा भी दिखा देते हैं, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। यहां की जनता गुमशुदगी के पोस्टर लिए अपने सांसद को ढूंढ रही है। पोस्टर पर लिखा है, अमेठी के माननीय सांसद श्री राहुल गांधी अमेठी से लापता है, जिसके कारण सांसद द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्य ठप हैं। इनके व्यवहार से आम जनता ठगा व अपमानित महसूस कर रही है। इनकी जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा था आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए और सबने अपने अपने विचारों के आधार पर पार्टियां बनानी चाहिए और जनता ने उसमें से जो पार्टी अच्छी लगे वो पार्टी को चुनना चाहिए, मगर कांग्रेस वाले नहीं माने। खैर वो गांधी ने नहीं किया, अब कोई गांधी कर रहा है कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सल्तनत चली गई पर सुल्तानों वाला रवैया नहीं बदला वाला बयान देकर क्या जयराम रमेश ने सीधे अपनी टॉप लीडरशिप को घेरा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और देश की सबसे बड़ी बहस में आज मेरे साथ कौन कौन बड़े दिग्गज इस समय जुड़ रहे हैं डिबेट के अंदर। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस डिबेट में पवन खेड़ा जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, प्रवक्ता हैं और अपना व्यू पॉइंट भी बहुत क्लैरिटी के साथ रखते हैं। मेरे साथ खालिद अब्दुल्ला है जो कि नेता टीएमसी के हैं, जिनको ऐसा लगता है कि टीएमसी अगर कांग्रेस के साथ आएगी तो 2019 में कुछ गुल खिला सकती है। और मेरे साथ राजनीति के कई सावन देख चुके रामकृपाल सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ एनसीपी के नेता माजिद मेनन भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। लेकिन आज की डिबेट की शुरुआत बिना लाद लपेट के सीधा सवाल आपसे पवन खेड़ा साहब मैं पूछता हूं और 30 सेकंड में एक जवाब जानने की कोशिश करता हूं। यह सुल्तान किसको कहा जा रहा है? मैं आपके पास आऊंगा लेकिन पहले विश्लेषण बता देता हूं। विश्लेषण क्या है? कांग्रेस की उजड़ी सल्तनत का विश्लेषण सुनिए। 4 साल में 14 से 6 राज्यों में सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। पहला विश्लेषण। राज्यसभा में पहली बार कांग्रेस के जो सांसद हैं वो बीजेपी के सांसदों से कम है, यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में। लोकसभा में कुल 44 सांसदों के साथ अपने न्यूनतम पर पहुंची है कांग्रेस पार्टी। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो चुकी है अब नई दिल्ली, ये कह सकते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं पैनल का। मेरे साथ पवन खेड़ा है, जीवीएल नरसिम्हा राव है। मैं सीधा पवन खेड़ा आपके पास आता हूं बिना लाग लपेट के। सुल्तान किसको कह रहे हैं जयराम रमेश? और क्या आपको लगता है जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह से एक राज्यसभा सीट के तरले ले रही है कांग्रेस इस समय, गुजरात के अंदर स्थिति बहुत खराब है कांग्रेस पार्टी की? अमीश जी, क्रिकेट में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो जो मैदान में जाके खेलते हैं, दूसरा कमेंटेटर होते हैं। तो मुझे नहीं मालूम जयराम जी सुल्तान किसको कहते हैं। जो रोज पब्लिक में जाकर पब्लिक से बात करते हैं, संवाद करते हैं, वो लोग तो ऐसा, मैं माफ कीजिएगा, मैं उन्हें सुल्तान नहीं सेवक मानता हूं। जो चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते भी हैं और अपनी पार्टी को हार या जीत सब में लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। जयराम जी से पूछिए आप वो सुल्तान किसको कहते हैं। ये वही जयराम रमेश जी हैं। मुझे याद है 2004 में भी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। 2004 के चुनाव से पहले इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी लिखा और पब्लिकली उसको मीडिया में भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी के कद के हमारे पास कोई नेता नहीं है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हमारे पास कोई जीत का मंत्र नहीं है। ये 3 महीने पहले चुनाव के उन्होंने ये कहा था और 3 महीने में नतीजे आए तो माफ कीजिएगा, नतीजा आपको भी मालूम है, जयराम जी को भी पता चला और फिर उसके बाद वो मंत्री भी बने उस सरकार के जो चुनकर आई थी। तो जयराम जी की समझ है, वो कई इश्यूज, कई मुद्दों पे बड़ा अच्छा उनका समझ भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनावी राजनीति या कांग्रेस की राजनीति को बहुत अच्छी तरह। नहीं, मैंने तो आपको एग्जांपल भी दिया। मैं शंकर सिंह वाघेला से लेकर रीटा बहुगुणा जोशी से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर एसएम कृष्णा तक तमाम लोग आपकी पार्टी को जनाब छोड़ के जा रहे हैं। 14 राज्यों से सिमट कर आप 6 राज्यों पे हो गए। अभी भी आप अगर सपना देखना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं आपकी मानसिकता पे छोड़ता हूं सर। वो पवन खेड़ा साहब, सुल्तान राहुल गांधी को कह रहे हैं जयराम रमेश। अमीश जी सपना देखना की बात नहीं है। अच्छा आप बोल लीजिए पहले। बताइए आप अपनी बात रखिए पवन जी। बात सपना देखने का नहीं है। हम अपने लिए सपना नहीं देखते, हम एक अपने देश के लिए सपना देखते हैं। जो अधिकार हमारा है और कर्तव्य भी है वो हम करते रहेंगे। हार जीत से राजनीति और किसी का आप पूरा भविष्य राइट ऑफ कर दें कि वो हार गया तो अब खत्म हो गया। मैं तो बहुत इलेक्शन देखे हैं, लड़वाए भी हैं, बहुत करीबी से देखा है, तो मैं किसी को राइट ऑफ करना उचित नहीं समझता। आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, आपने पूरे देश में कई चुनाव आपने भी देखे हैं अमीश जी। मुझे ये एक बात बताइए, कोई अगर हारती हुई पार्टी को छोड़ के जाना चाहता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमजोर विल पावर के होते हैं, जो जीतने वाली साइड यही पास जाना चाहते हैं। पार्टी है आपकी, मैं उनके ऊपर स्थिति खराब है। चलिए ये बात पे तो हारे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी सुल्तानों की तरह बिहेव करते हैं? इस समय डिबेट ये है, क्या राहुल गांधी सुल्तान की तरह पार्टी के अंदर बिहेव करते हैं? डिबेट इस समय ये है। मैं सीधा जी नहीं, बिल्कुल जयराम जी भी शायद ये नहीं मानते ये बात। ठीक है, मैं सीधा जीवीएल का रुख करता हूं। जीवीएल,
आप विपक्षी पार्टियां, आप तमाम आंकलन लगा सकते हैं, लेकिन आप जयराम रमेश के इस बयान पर और इस समय जो अहमदाबाद, गुजरात, गांधीनगर में हो रहा है उसको देख के कांग्रेस की स्थिति पतली लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप? अमीश जी, जो जयराम रमेश सुल्तानेत इसको कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और सुल्तान कह रहे हैं राहुल गांधी को, ये पवन खेरा जी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर ऐसे बयान देने वाले नेता को आपने मंत्री कैसे बनाया? जब उन्होंने 2003-4 में हमारा गुणगान गाया, अटल जी का गुणगान गाया, आपने उनको राज्यसभा देकर के मंत्री क्यों बनाया? इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है वो कांग्रेस के परिवार के बहुत साफ, बहुत नजदीक है। और कांग्रेस में एक ही सुल्तान है, परिवार है, इसके अलावा किसी और की कोई औकात नहीं है। माफ कीजिएगा शब्द के लिए, लेकिन सच्चाई यही है, किसी और की कोई औकात नहीं है। तो बाकी सभी नेता जो है, जो परिवार के साथ निजी संबंध है, जो नजदीक है, केवल उन्हीं को पद दिया जाता है। ऐसा पूरा कांग्रेस की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको एक तरह से जंग लग चुकी है। अब कुछ कांग्रेस नेता अभी ये कहने के लिए साहस कर रहे हैं कि हमारी सुल्तानेत की तरह चलता है, तो मैं मानता हूं वो हमारा ही जो आरोप था, हमने इनको, हमारे नेता ने, मोदी जी ने इनको चुनावों के दौरान इनको शहजादा कहा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत आपत्ति किया था उस समय, बट लेकिन कांग्रेस के ही नेता अभी उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस के हालात है, हम देख रहे हैं गुजरात में हो, असम में हो, असम में 15 साल कांग्रेस ने राज किया और उन्हीं के पार्टी के कई बड़े नेता छोड़कर चले गए, और 20 साल से वो विपक्ष में है, 20 साल से ज्यादा समय से विपक्ष में है गुजरात में। ऐसे राज्य में भी कांग्रेस को छोड़कर चुनाव के केवल 3 महीने पहले हर कोई कांग्रेस का पीछा छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का हाथ हारने का साथ, ये बिल्कुल ये नारा पूरे देश में चल रहा है अभी। तो कांग्रेस के साथ रहना मतलब चुनावों में हार जाना। तो ऐसे मुसीबत को कौन लेना चाहता है? मैं पवन खेड़ा, चलिए जीवीएल नरसिंह राव तो एक बात कह रहे हैं, लेकिन एमएल फोतेदार आपके वरिष्ठ नेता है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व इस देश के लोगों को स्वीकार्य नहीं है और सोनिया गांधी का बेहतरीन समय पीछे छूट गया है, पार्टी को नेतृत्व देने वाला कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह, 28 जून 2014, राहुल में एक शासक के लिए जरूरी टेम्परामेंट की कमी है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हेमंता विश्व शर्मा बीजेपी के अंदर है, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। मई 2016 में उन्होंने क्या कहा था? राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं से ज्यादा अपने पालतू कुत्तों से प्यार है। ये तमाम चीजें जो है ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ये बीजेपी नहीं बोल रही। और जयराम रमेश सुल्तान बोल रहे हैं, सल्तनत बोल रहे हैं। बताइए अमीश जी। जी अमित जी, पहली बात क्या तो राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है? ने कहा कि भाई जयराम ने इतनी तारीफ कर दी। आप मुझे प्रश्न पूछते हैं तो फिर उत्तर देने दीजिए ना, या तो अपना प्रश्न समाप्त करके बता दीजिए कि मेरा प्रश्न समाप्त हुआ। बड़ी दिक्कत हो जाती है बात करते हुए। तो जयराम रमेश जी के लिए जीवीएल नरसिम्हा राव कहते हैं, जीवीएल साहब कहते हैं कि जब उन्होंने अटल जी के लिए ऐसी टिप्पणी की तो आपने उन्हें मंत्री क्यों बना दिया? जीवीएल जी, ये फर्क है मेरी और आपकी पार्टी में। आपके यहाँ कोई बोल के दिखा दे अपने नेता के खिलाफ और टिका रहे उस पार्टी में। हमारे यहाँ असली में लोकतंत्र है, आप तो सिर्फ लोकतंत्र की ढींग हाँकते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अभी आप बाद में हंस दीजिएगा, बहुत मौके दूंगा आपको रोने के भी, अभी रुक जाइए। देखिए, सुल्तान तो उन पार्टीज में होते हैं जिन पार्टीज का कोई इतिहास नहीं होता, न किसी ने कोई संघर्ष किया। जीवीएल जी जो हंस रहे हैं आज, कोई संघर्ष नहीं है, कोई हिंदुस्तान के लिए, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो इनके आरएसएस के पूर्वजों ने तो बता दें। हम लोगों ने आजादी की भी लड़ाई लड़ी और 2-2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं इस देश के लिए। राहुल गांधी ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, शहीद हुए हैं इस देश के लिए। 135 साल पुराना इतिहास है हमारा। जी, मैं पूर्वजों की बात कर रहा हूं, मैं पूर्वजों की बात कर रहा हूं। कम से कम इसको सीरियसली सुने। देश की आजादी की बात हो रही है और पार्टी के इतिहास की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा जीवीएल ने लड़ी या नहीं, जीवीएल के वैचारिक बुजुर्गों की बात कर रहा हूं जो आरएसएस में है, और मैं अपने वैचारिक बुजुर्गों की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? पार्टी का कोई इतिहास नहीं है, वो क्या हम पर हंसेंगे? हमारे अभी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? आपको मालूम पड़ रहा है आपको क्या क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं बताता हूं आपको। अगर हार गई है, पार्टी हार गई है, तो क्या उछल कूद मचाते रहे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप या मुझसे आपने पूछा है तो मैं ही बताऊंगा ना, या आप बता दीजिए राहुल जी क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपको ज्यादा अच्छा मालूम होगा, हमें मालूम होगा ना, जब हम पार्टी में। राहुल गांधी ईंट पर ईंट करके पार्टी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हम, मेरे को मालूम है, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। ये पार्टी हर 10-15 साल में हर संगठन को अपना स्टोरी, अपना नैरेटिव बदलना पड़ता है।
अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है। वो प्रक्रिया का वक्त अब आ चुका है और वही प्रक्रिया हमारी चल रही है। उसमें राहुल गांधी, उसमें हम लोग सब तमाम हमारे नेता उसमें लगे हुए हैं। जो नहीं लगे हुए वो पब्लिकली आके स्टेटमेंट देते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं। तो जयराम रमेश को पार्टी से निकाल दीजिए ना फिर। जैसे हिमंता बिश्व शर्मा जिसको इतनी गालियां दी प्रधानमंत्री जी ने मंच पर खड़े होकर। नहीं, अगर हमारे यहाँ इस तरह जयराम रमेश को पार्टी से निकाल दीजिए फिर आप लोग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आपके ऐसा भी नहीं होता, आपके जयराम रमेश को पार्टी के मंच से बोलना चाहिए था। आप बोल दीजिए जी। मैं सीधा देखिए, आप या तो बोलने नहीं देते, आपके यहाँ कैसा होता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बोलने दीजिए ना। नहीं, मैंने आपको बोलने दिया नहीं, आप मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। जयराम रमेश जी को ये टिप्पणियां पार्टी नहीं, आपने कुछ बोला अभी जयराम जी के लिए, तो मुझे बोलने दीजिए। पार्टी के मंच से बोलते तो अच्छा रहता, उन्होंने ही, उनको लगा कि इंटरव्यू में बोलना है, उनकी इच्छा। हमारे यहाँ लोकतंत्र की परंपरा जो है पार्टी में, उसको हम नहीं टूटने देंगे, हारे या जीते। ठीक है, ओके, लोकतंत्र की परंपरा है। ठीक है सर, ठीक है। लोकतंत्र का इतना लेश मात्र आपको ओके, मैं जीवीएल आपको 30 सेकंड देता हूं रिबटल करने के लिए। 30 सेकंड देता हूं मैं आपको रिबटल करने के लिए। यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है। आप अपने विधायकों को एक तरह से कैद करके रखते हैं, कहीं हजारों मील दूर ले जाके उनको कैद करते हैं, उनको एक झुंड की तरह उनको एक बस में लेके आके उनको किसी न किसी उन पर दबाव डालते हैं। यह कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पार्टी में लोग जो आवाज उठाते हैं उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े बड़े नेता क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। आप वंशतंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता है। आपके पार्टी में कोई लोकतंत्र कोई है ही नहीं। सोनिया गांधी कब चुनाव जीती है? और पिछले 20 साल से सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके पार्टी का, और पता नहीं अगले 50 साल 100 साल तक कोई उस परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी आपके पार्टी का बन सकता है? परिवार को छोड़कर आपने सोनिया गांधी के चुनावों में आने के बाद, राजनीति के आने के बाद वही अध्यक्ष रही है पार्टी की। यह लोकतंत्र का निर्वचन होता है। 40 सेकंड ओवर। यह लोकतंत्र होता है। ठीक है, जीवन 40 सेकंड ओवर है। आप उसको लोकतंत्र की चेहरा पवन 30 सेकंड का रिबटल। पवन खेड़ा 30 सेकंड का रिबटल। कांग्रेस पार्टी में 1 से 10 तक गांधी परिवार है और कोई नहीं है। अमीश जी, 1 से 10 तक गांधी परिवार है कांग्रेस पार्टी के अंदर। बीजेपी का यह आरोप। जवाब। तो क्या वोट नहीं मिलते थे हमें? हम बिना वोट के जीतते थे। अरे जिस गांधी परिवार, जिस नेहरू परिवार को एक्सेप्टेंस पब्लिक का मिला है, कोई जीवीएल की इजाजत या उनके किसी उससे हम कोई एहसान नहीं चढ़ा रहे कि उनकी वजह से बैठे थे। हमें एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारी लीडरशिप है, हम चुनेंगे। ये कौन होते हैं पूछने वाले? भाई इनको गांधी परिवार से क्या दिक्कत है हमें मालूम है। आज से नहीं, 135 साल से इनकी विचारधारा को गांधी परिवार, नेहरू परिवार बिल्कुल बुरी तरह से पराजित करता रहा। हमें मालूम है ये जो इनकी खिसियाई हुई हंसी है, इसका राज हमें मालूम है, आपको भी मालूम होगा। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। मैं बताता हूं, मॉरिशस में येदियुरप्पा इतने एमएलए को ले गए थे। अभी मार्च में कांग्रेस के 17 एमएलए मणिपुर के 5 सितारा होटल में इन लोगों ने ठहराया। हमारी पार्टी के एमएलए को ये 5 सितारा होटल में गुवाहाटी में ठहरा रहे थे। कहां गया लोकतंत्र? 15-15 करोड़ दे रहे हैं हमारे कांग्रेस के एमएलए को। कहां गया लोकतंत्र? सबूत तो दीजिए ना। को यूज कर रहे हैं। अरे आप सबूत दीजिए ना, बार-बार आरोप लगा देते हैं। पार्टी आपकी टूट रही है, आप आरोप बीजेपी पे लगाते हैं। अमीश जी, आपने सबूत नहीं देखा? ये हकीकत नहीं बन जाती है। सबूत नहीं दिखा था? नहीं, सबूत नहीं दिखा। लाइव बोलता हूं मैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब, आपको लाइव बोलता हूं। आप 15 करोड़ का सरकार किसकी बनी? सरकार किसकी बनी और जीता कौन? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आप 15 इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये अनर्गल आरोप है। इससे बड़ा सबूत दीजिए। आपकी अपनी पार्टी नहीं बच रही। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अहमदाबाद, बोलने दीजिए। गांधीनगर के अंदर जो हो रहा है वो आपके सामने है। आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। इस समय गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर में जो हो रहा है वो आपके सामने है। आपके भी सामने है। और सोनिया गांधी के सबसे बड़े संकट मोचक अपनी सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीता कोई और गोवा में और सरकार किसी और की बनी। आपको सबूत नहीं दिखा कि मणिपुर में जीता कोई और, सरकार किसी और की बनी। आपको सबूत नहीं दिखा। दिग्विजय सिंह सो रहे थे गोवा के अंदर, दिग्विजय सिंह सो रहे थे। ठीक है, मैं ओके, जीत रहे हैं हम और सरकार बनाते हैं वो। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं। सोना क्या होता है? बीजेपी जो चोरी करे उस पर पुलिस जाएगी। भाई आपके नेताओं ने आरोप लगाया। कर रहे हैं आप?
सुल्तान का आरोप लगाया जयराम रमेश ने। दिग्विजय सिंह सो रहे थे, ये गोवा के विधायकों ने बोला दिग्विजय सिंह सोते रहे और नितिन गडकरी सरकार बना के चले गए। चोर घुसता है तो पुलिस मेरे खिलाफ एक्शन लेगी या चोर के खिलाफ? ठीक है, अब आप मेरे घर में अगर चोर अपनी बात कह सकते हैं, किसके खिलाफ एक्शन लेकिन इस समय की स्थिति आपके सामने है सर। चलिए अब ये भी बोल दीजिए, भूमि अधिग्रहण बिल पर बात हो रही थी और राहुल गांधी विदेश चले गए थे, वो भी गलती किसी और की थी, राहुल गांधी की नहीं थी। अखलाक मामला था, विदेश में राहुल गांधी थे, वो भी किसी और की गलती थी। नोटबंदी पे कांग्रेसी आंदोलन था और राहुल गांधी बाहर थे। मंदसौर का आंदोलन राहुल गांधी ने शुरू करा, जब वो आंदोलन पूरा चला तो राहुल गांधी होने के बावजूद इसके भूमि अधिग्रहण बिल बदलवाया। जीवीएल नरसिम्हा राव की पार्टी को सर फरवरी 2015 में 57 दिन की छुट्टी में राहुल गांधी कि भूमि अधिग्रहण बिल बदलवाया या नहीं बदलवाया? सर मैं तो आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं। सीटों के बावजूद ठीक है, मैं रामकृपाल साहब का रुख करता हूं। मैं रामकृपाल जी का रुख करता हूं। रामकृपाल जी, आपने सबकी बातें सुनी, क्या ये जो सब कुछ हो रहा है ये बीजेपी करवा रही है? जयराम रमेश से लेके हेमंता बिस्वा शर्मा तक सब लोग बीजेपी करवा रही है। मैं जो बात कहूंगा, कृपया थोड़ा समय दें, चाहे एक ही बार मुझे बोलने दें, और सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं अपनी बात कह लूं। जयराम रमेश जी ने जो कहा है वो होना चाहिए और किसी भी पार्टी में होना चाहिए। जिस पार्टी में ये कहते हैं कि बदलाव नहीं, समय के साथ बदलाव होना किसी भी पार्टी की सफलता की अनिवार्य शर्त है। मैं फिर इस बात पर आता हूं, लेकिन जयराम रमेश जी पुराने नेता हैं काफी दौर में। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक जर्जर इमारत पर आप कलश बदल दें या पुराना कलश चलने दें, उससे फर्क क्या पड़ता है? कांग्रेस जो जन समर्थन था, किस तरह से कांग्रेस ने उसको खत्म किया है। कांग्रेस की रणनीति और नीति और संगठन, ये तीनों खत्म करने में सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का जो गृह प्रदेश हुआ करता था, जहां से माना जाता था काऊ बेल्ट, जहां से कांग्रेस का प्रधानमंत्री निकल के जाता था, इंदिरा जी जब तक रही, बंगाल से लेकर के, बंगाल में क्या बीजेपी ने कांग्रेस को खदेड़ा? बंगाल से किसने साफ किया? सीपीएम ने, टीएमसी ने। बिहार से किसने साफ किया कांग्रेस का सफाया? किसने हुआ? क्या बीजेपी ने सफाया किया? पिजंट्री पार्टीज ने, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश की राजनीति ने, पिजंट्री पार्टीज ने। उत्तर प्रदेश से कैसे गायब हुए? राहुल गांधी तब तो कहीं थे ही नहीं। आप देखिए 90s के बाद बीजेपी आई है थोड़ा बहुत, इसके पहले का क्या हुआ है? किसने किया? मुलायम सिंह 67 में जो चौधरी साहब ने संघ सरकारों का दौर शुरू किया था उत्तर प्रदेश में, जो चैलेंज किया था कांग्रेस को, और देखिए 90s के, ये सब तो सारा आप अपनी जड़ें तो बहुत पहले से खोखली कर चुके हैं 90s के पहले ही। और उसके बाद आप बताएं मुझे 1990 से 2017 इन 27 सालों में कांग्रेस आज कहां है? जिन लोगों ने कांग्रेस को उसके अपने मूल आधार से खदेड़ा, आज उनके छोटे भाई बनकर के कांग्रेस खड़ी है कि हमें देखिए बीजेपी से लड़ना है, आइए हम आपके पीछे खड़े हैं, आप आगे चलिए। उनका भी नुकसान हो रहा है। मैं बता रहा हूं, देखिए समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी की भी लुटिया डूबी, इनकी भी डूबी। बस एक और बात प्रदेश के अंदर 10 सेकंड, बस एक और बात सुनिए। रही बात राहुल गांधी की, ये दोष देना बड़ा आसान होता है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी को छोड़ दीजिए जी, कौन आएगा कांग्रेस में? आज मुझे एक नाम बता दीजिए जिसके नाम पर एकता हो जाए। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद खालिद अब्दुल्ला आपके पास आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार, इस समय की सबसे बड़ी खबर पर सबसे ज्यादा नजर हमारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव है, पवन खेड़ा है, खालिद अब्दुल्ला है और रामकृपाल सिंह है, और माजिद मेमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं खालिद आपके पास आता हूं और आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस समय हम जो डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद के अंदर, गांधीनगर के अंदर राज्यसभा सीट की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, जहां पर सोनिया गांधी के सबसे बड़े सिपहसालार अपनी एक सीट को बचाने के लिए कांटे की मशक्कत कर रहे हैं, लड़ाई नहीं मशक्कत कर रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं खालिद अब्दुल्ला का। खालिद अब्दुल्ला, लुटी हुई सल्तनत के सुल्तान हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता, क्या ऐसा माना जाए? और इस सल्तनत को बचाने में आप भी लगे हुए हैं, और आपको लगता है यही सल्तनत आपको 2019 में देश जितवा देगी? कहीं ना कहीं भारतवर्ष में
लोकतंत्र की यही खूबियां हैं कि 1980 के दशक में बीजेपी के 2 एमपी थे, याद होना चाहिए, और उस समय 425 एमपी कांग्रेस के थे। तो ऐसा समय रहता नहीं है, आता जाता है। और बंगाल में आपने कहा कि बंगाल में ना कोई सुल्तान है ना कोई सल्तनत है, बंगाल में जनता है और ममता है, सेवक ममता है और जनता का सेवा कर रही है। तो ये तो साफ सुथरी शब्दों में मैं कहना चाहता हूं अगर आप कि आने वाले दिनों में इतिहास के लपेटे के अंदर भविष्य को छुपाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। 2013 के बाद 2014 के बाद स्थिति हुई है 14 राज्यों से कांग्रेस घटकर 6 राज्यों में आ गई है। नीतीश कुमार जैसे बड़े कद्दावर नेता विपक्ष के पास से निकलकर एनडीए के खेमे में चले गए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ आ गए हैं। आप बताइए ना। मैं नहीं समझता हूं कि कद्दावर नेता, मैं नहीं समझता हूं कि नीतीश कुमार कद्दावर नेता है, क्योंकि कद्दावर नेता होने से लड़ाई करते हैं, ना कि डर के और भय के दूसरे के हाथों को थाम लेंगे। मैं समझता हूं कि वो कुर्सी के लालच पे, उसको कुर्सी की लालच में चले गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी मेरी बात कर सकते हैं 20 सेकंड में बताइए, राहुल गांधी विपक्ष को एक कर सकते हैं? मैं बिल्कुल एक बात आपको बताना इसलिए चाहता हूं कि राहुल गांधी और आपने देखा होगा इस कुछ दिन पहले कि विपक्ष के सभी नेताओं एक साथ है, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व में ममता बनर्जी ने ही उसको साथ देकर आगे लाने की कोशिश हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में सारे विपक्ष एक होंगे और ममता की छवि सामने रहेगी, और ममता ही एक ऐसी लीडर है, ऐसी नेत्री है। आपको भी राहुल गांधी में भरोसा नहीं है? आप कह रहे ममता की छवि आगे रहेगी, यानी राहुल गांधी की छवि पीछे रहेगी, ममता की छवि आगे रहेगी। आपको भी भरोसा नहीं है राहुल गांधी के ऊपर? आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि ममता की छवि इतनी अच्छी है कि अगर आज कोई, अरे आप ममता बनर्जी का गुणगान करने सर, आपको पूरा मौका मिलेगा, लेकिन अभी डिबेट कांग्रेस के सुल्तान और कांग्रेस की सल्तनत पर है। गुण गाने की बात नहीं है, सुनिए, गुण गाने की बात नहीं है। अगर कोई विपक्ष की लड़ाई लड़ी है, नोटबंदी में अगर कोई लड़ा है तो ममता बनर्जी लड़ी है। अगर कोई जीएसटी की लड़ाई लड़ी है तो सारे भारतवर्ष में अगर कोई विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है, भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे आप ममता, ऐसे नोटबंदी के बाद तो आप जुड़ रहे, नोटबंदी में जिस प्रकार की लड़ाई ममता बनर्जी ने लड़ी, उसके बाद देश की जनता को यह साफ पता चल गया ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों के साथ है। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार, काले धनों के साथ है। और जो पिछले चुनाव में जो चुनाव जीत गई थी, वो एक बड़ी भूल थी। बंगाल की जनता आज पछता रही है। अगले चुनाव में ममता का हार होना निश्चित है। आज भारतीय जनता पार्टी के, आज भाजपा से ममता बनर्जी कांप रही है। ममता बनर्जी के लिए चुनौती देने वाले और कोई नहीं, भाजपा है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कांप रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी से कांप रही है, इसलिए उनको सीबीआई से कराया जा रहा है। नहीं, ममता बनर्जी प्रतिदिन ये बात करती है। ममता बनर्जी हर दिन उनको डर, भारतीय जनता पार्टी का डर जो है वो ममता बनर्जी को। देखिए मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये डिबेट कांग्रेस के अस्तित्व पर है, लेकिन कितनी आसानी से टीएमसी के वरिष्ठ नेता खालिद साहब ने इस डिबेट को टर्न करा और वो सीधा ममता बनर्जी पे लेके चले गए। वो राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, वो सीधा ममता बनर्जी पर कूद के चले गए। इसके अलावा उन्होंने इसके अलावा दूसरी बात नहीं करी। मैं अब इस डिबेट के अंदर लेके आना चाहता हूं माजिद मेमन साहब को, जो कि सांसद हैं एनसीपी के, वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं। माजिद मेमन साहब, आपने इस राजनीति में कई सावन देखे हैं। जो बात जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस की उजड़ी हुई सल्तनत है और अभी भी कुछ लोग अपने आप को सुल्तान समझते हैं, क्या ये बात सही है? रस्सी चली गई है, बल नहीं गया है, क्या ये माना जाए? जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम कर रहे हैं देश भर में, राहुल गांधी को और कांग्रेस आला कमान को हवा नहीं लग रही। इस समय अहमदाबाद है, गांधीनगर में जो कुछ हो रहा है वो उसकी एक बानगी पर है। एक सीट बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है वहां अहमद पटेल को? देखिए, एक बार मुझे 2-3 मिनट दे दें, इसलिए कि मुझे उसके बाद फौरन दूसरी जगह जाना है, तो मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ जाइएगा। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि सांसद की एक जगह के लिए इसको इतना प्रतिष्ठा का मामला बना देना ये उचित नहीं है, जबकि सांसद के राज्यसभा के चेयरमैन के चुनाव में शनिवार को इतनी तूफान नहीं उठा था
जितना एक सदस्य के लिए उठ रहा है। तो ये कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही को मैं इस पे दोष दूंगा कि एक राज्यसभा की सीट में अगर एक व्यक्ति कांग्रेस का कम हो गया और अगर बीजेपी का बढ़ गया तो कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, ये सब कहना उचित नहीं है, चाहे वो अहमद पटेल हो या चाहे कोई और मेंबर हो। दूसरी बात, जयराम रमेश ने जो बात कही है वो एक गलत टाइमिंग के हिसाब से उसको यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका इस चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी अपना एक व्यक्तित्व विचार है जो उन्होंने अपने सामने सही कहा जयराम रमेश ने, और कांग्रेस में सही कहा जयराम रमेश ने। मेरा सीधा सवाल आपसे, आजादी है कि खुल के बोल सकते हैं वो, और उन्होंने खुल के एक बात रखी, उसमें कितना सच है। और कांग्रेस अगर ये सीट राज्यसभा की हार जाएगी तो कांग्रेस खत्म हो गई, सल्तनत डूब गई, ये सारी बातों में कुछ दम नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज का जो चुनाव हुआ है इसको जरूरत से ज्यादा माउंटेन मोल को माउंटेन बना दिया गया है। नहीं, जो जयराम रमेश कह रहे हैं, सर मैं चुनाव पर हुई नहीं, जो जयराम रमेश कह रहे हैं राजनीति कि कांग्रेस रियलाइज नहीं कर पा रही वो अपनी सबसे खराब स्थिति में है। नहीं, जयराम रमेश ने जो बात कही, जयराम रमेश का एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, और जो एक कांग्रेस के नेता को इतनी आजादी है कि वो बोल पाता है अपने नेताओं के खिलाफ, उसने कह दी बात। अब वो चाहे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले न ले, वो कांग्रेस के ऊपर है। हम उससे आज के इस चुनाव के मामले में नहीं हो सकते। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। मैं इस डिबेट में लगातार बना हुआ हूं। ब्रेक के बाद अहमदाबाद से भी बड़ा अपडेट होगा, आप देखते रहिए इस समय आर पार। क्या वाकई कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हो गई है, और इसी की ओर इशारा कर रहे हैं बार बार जयराम रमेश और कांग्रेस के कई बड़े नेता। आप देख रहे हैं आर पार का सुपर एक्सक्लूसिव एडिशन, और मेरे साथ पवन खेड़ा साहब हैं, जीवीएल हैं, खालिद अब्दुल्ला हैं और रामकृपाल सिंह हैं। पवन खेड़ा साहब, मैं आपके पास इस दौर में आता हूं। मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो बात अमित शाह ने बोली, आप कह रहे हैं कि जो बात जयराम रमेश ने बोली सुल्तान और सल्तनत वाली, उसकी बात अब बाद में करेंगे, लेकिन जो बात अमित शाह ने बोली, महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे आजादी के बाद, लेकिन अब वही काम एक और गांधी कर रहे हैं, उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कैपेबल नहीं है कांग्रेस को लीड करने के लिए, जो बार बार सवाल खड़े होते हैं? इस तरह की बचकानी बातों का तो मैं क्या जवाब दूं, आप अमित शाह साहब से ही पूछिए। अगर राहुल गांधी कैपेबल नहीं है तो सुबह से शाम तक जीवीएल से लेकर इनके तमाम नेता उन्हीं की माला क्यों जपते रहते हैं, मुझे ये बताइए। करिए इग्नोर, क्यों पथराव क्यों करवाते हैं उन पर आपके गुजरात में जब वो आते हैं? तो छोड़िए ये बातें, हमें भी असलियत मालूम है जन्नत की। राहुल गांधी और गांधी परिवार से जितनी इनकी घबराहट होती है, ये सुबह से शाम तक हमें टीवी के चैनल्स पे दिखती है। जिस तरह से ये टिप्पणियां कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, उन पर हमले बोल रहे हैं, हर तरह से हमले बोल रहे हैं। अरे वो कुछ भी कर दें, कुछ कह दें, मंदसौर गए तो क्यों गए, पर मंदसौर के बाद गायब हो गए ना, तो क्यों गए? मंदसौर के बाद विदेश चले गए ना, मंदसौर का मुद्दा उन्होंने उठाया ही नहीं, उसके बाद विदेश चले गए। कोई गायब नहीं हुए, बिल्कुल हुए सर, इनके यहाँ। ये फैक्ट है सर, मैं बताता हूँ, ये फैक्ट है सर। मैं बताता हूँ। जीवीएल साहब भूमि अधिग्रहण बिल के बाद गायब, जीवीएल नरसिम्हा अखलाक कांड के बाद गायब। 4 बार एक ही बात क्यों रिपीट करते हैं, मुझे बोलने तो दीजिए फिर। नोटबंदी के बाद गायब। नहीं अमित जी, मुझे मौका जीवीएल नरसिम्हा की पार्टी में एक ही नेता होंगे, जीवीएल नरसिम्हा की पार्टी में तो एक ही नेता होंगे, मोदी जी हैं सब जगह, हमारे यहाँ कई नेता हैं। बैठ गए। हर राज्य में हमारे पास एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है। इस परिवार के पीछे आप क्यों पड़े हैं, हमें भी मालूम है। एक यही परिवार है जो आप नहीं करना चाहते हैं। हर स्तर जब जयराम रमेश जैसे व्यक्ति, जब जयराम रमेश उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल अपने आंखें बंद करके कानों पर कान पर हाथ रख करके कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने किसी और संदर्भ में जो कहा, कांग्रेस पार्टी उसकी पालना कर रही है। मतलब सच्चाई को मत देखो, सच बात को मत सुनो और कोई काम मत करो। और जिस प्रकार के हालात आज कांग्रेस पार्टी के हैं, इसमें जयराम रमेश क्या देश के बचपना नहीं, घर बच्चा जानता है। राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हैं, राजनीति के लिए कोई सीरियस लीडर नहीं है। राहुल गांधी का नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि तो आपके सुबह से शाम तक राहुल गांधी पे हमले क्यों बोलते हैं? सबको आपकी पार्टी में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने गुजरात में हमला करवाया है।
आपने राहुल गांधी पर गुजरात में हमला करवाया, हालांकि राजनाथ सिंह ने इसका जवाब आज संसद में दिया है। को भी नहीं बोलने दिया आपने। डॉक्टर मनमोहन सिंह तक देश के प्रधानमंत्री का भी आवाज आपने बंद किया था। ये हमारी ही पार्टी है जिसमें इस तरह की त्याग की आजादी नहीं का उदाहरण देखने को मिलता है। आपके यहाँ कोई त्याग कर सकता है? आपके यहाँ तो आपने अडवाणी जी को भी त्याग दिया। आप लोग तो अपने नेताओं को त्यागते हो। अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी आज आपको बड़ा याद करते हैं, जिन्होंने आपकी पार्टी को यहाँ तक लाए हैं। उनको आपने मार्गदर्शक मंडल में तो डाला, मार्गदर्शक मंडल की एक भी बैठक नहीं होने दी और अब सीबीआई और उनके पीछे छोड़ दी। ठीक है, आपने छोड़ दी जिसकी वजह से आप लोग जहां हैं। पवन खेड़ा साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पवन खेड़ा साहब, लोकतंत्र है। जयराम रमेश ने जो बोला उन्होंने बोला। मैं पवन खेड़ा साहब, मैं आपको एक बयान याद दिलवाऊंगा। इलेक्शन कमीशन में आप चुनाव पूरे खेल खत्म होने के बाद आप जा रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। तो इन्हें भी चुप कराइए। देखिए, इन्हें भी चुप कराइए। आज पूरे जीवीएल अमित जी एक सेंटेंस बोलने दीजिए। जीवीएल, मैं आपको मौका दूंगा दोबारा। जीवीएल, मैं आपको मौका दूंगा। आई प्रॉमिस जीवीएल, आई तो मैं उसके बाद 2 सेंटेंस का जवाब दूंगा अगर इनको आप 1 सेंटेंस बोलने देंगे। अरे मैं भाई किसी को नहीं बोलने दे रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ पवन खेड़ा साहब, आप 2 सेंटेंस क्या 10 भी बोलिए हमारे मुकाबले। अरे आप दोनों एक एक करके 10 सेंटेंस बोल लेंगे, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। पवन खेड़ा साहब 6 बार के विधायक है कांग्रेस के, राजस्थान के पूर्व मंत्री है भंवरलाल शर्मा। उन्होंने एक बात कही थी राहुल गांधी के लिए, मैं उस पूरी बात को एलैबोरेट नहीं करूंगा, उसमें कुछ खराब शब्द भी थे। उन्होंने ये कहा था राहुल गांधी कांग्रेसी सर्कस के मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। इसके आगे उन्होंने एक और बात बोली थी, उस पर मैं नहीं आना चाहता। इसके अलावा एमएल फोतेदार, इसके अलावा दिग्विजय सिंह का बयान मैंने 2014 का आपको पढ़ के बताया। क्या आपको लगता है, जब हिमंता बिस्वा शर्मा क्या बोल चुके हैं वो भी मैंने आपको बताया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा सही ढंग से? मैं बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने अभी एक सुरक्षा का मुद्दा उठाया, उस पर राजनाथ सिंह का जवाब था कि जब विदेश जाते हैं राहुल गांधी तो एसपीजी को क्यों छोड़ जाते हैं यहाँ पर? उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, तो फंस जाते हैं आप ये सब बात बोलकर। पवन जी, बिल्कुल था, है जवाब, बिल्कुल है। पहली बात, एसपीजी जाएगी या नहीं जाएगी ये होम मिनिस्ट्री का निर्णय होता है। पूरी नियमावली पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं, एसपीजी विदेश, एसपीजी प्रोटेक्टी के साथ जाएगी या नहीं जाएगी ये होम मिनिस्ट्री का रूल्स में है। होम मिनिस्ट्री निर्णय लेती है इसकी। दूसरी बात, भंवरलाल शर्मा ने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो मैं आपको याद दिला दूं, अडवाणी जी ने मोदी जी के लिए कुछ नहीं, महज एक इवेंट मैनेजर हैं ये कहा था। तो तमाम नेता जो नाराज होते हैं अपनी अपनी पार्टी से 10 तरह की टिप्पणियां करते हैं। अगर अडवाणी जी ने सही कहा या नहीं, तो जयराम रमेश भी नाराज है। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, राहुल गांधी उधर आए थे कि नहीं आए थे? खत्म हो चुकी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, राहुल गांधी आए थे नहीं आए थे? बता दीजिए साच को आज क्या सर, बताइए ना। मैं तो आपके चैनल्स पे था, मैं सुबह से शाम तक चैनल्स पे हूं, तो मुझे क्या मालूम होगा कि कौन कहां गया? मैं इस तरह की जासूसी नहीं करता। जासूसी नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है सर। कौन कहां गया कहां नहीं गया ये काम जीवीएल के राजनाथ सिंह जी को मालूम होगा, ये क्योंकि ये आईबी तो इन लोगों ने छोड़ी हुई हम पर। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं, रामकृपाल सिंह फाइनल वर्ड, बिल्कुल आखिरी दौर में हूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, कांग्रेस किसको बनाए न बनाए। लेकिन जयराम रमेश जो ये कह रहे हैं कि देखिए, जयराम रमेश ने अभी एक इंटरव्यू में भी कहा है और पहले से मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर नेतृत्व संभालना है, जैसा दिख रहा है, फुल फ्लेज बनाइए। बहुत दिन तक राहुल गांधी इज अ सीरियस पॉलिटिशियन, ये अडहाकिज्म नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है? मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए 10 सेकंड, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो परसेप्शन बन गया है, माना जाता है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, इज ए पॉलिटिकल। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस, ये कांग्रेस का विशेषाधिकार है, वो किसको ले आती किसको नहीं ले आती, उनका अपना पर जनता का अधिकार है वो किसको किसको नहीं। राजीव गांधी भी देखिए, राजीव गांधी और कांग्रेस, लेकिन 400 सीटें लेके आए। ठीक है, राजीव गांधी भी। मैं जीवीएल, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ पाया, माय अपॉलॉजी टू यू सर। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस डिबेट पे जुड़ने के लिए। खालिद, आपके पास भी नहीं आ पाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का निष्कर्ष ये कि कांग्रेस हैज टू स्मेल कॉफी एज अर्ली एज पॉसिबल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।